अच्छा सर, ऐसे कौन से केस हो सकते हैं जब आपकी रिटर्न जो है बिल्कुल कम है, 2.5 लाख से भी कम है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी? यस माय डी सर, देयर आर द केसेस व्हिच हैज बीन डिजाइन्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि गवर्नमेंट ने हमें ये किया कि कुछ भी ऐसा अगर आप करते हो तो भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो सर वो कौन से केसेस हैं? तो पहला केस है सर, अगर आपने किसी भी करंट अकाउंट में या सारे करंट अकाउंट में मिला के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपने कैश जमा कराया है, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है और 100% मैंडेटरी है। सेकंड केस ये आता है कि कोई भी अगर आपने फॉरेन ट्रिप आपने किया है, ट्रैवल किया है, जिसका एक्सपेंस 2 लाख के अबव हो, चाहे वो अपने अपने लिए क्या हो या फिर किसी दूसरे पर्सन, वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो सीए इंटर का जो है ग्रुप 1 जो है देने जा रहे हैं, जो मई 2022 है जिसकी डेट। तो हम सारी की सारी चीज़ें ये हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिलेटेड रिटर्न के बारे में। तो सेक्शन 139(4) हमारे को ये बोलता है कि सर अगर आप कोई रिटर्न की डेट जो है मिस कर गए हैं तो सर आप टेंशन ना लीजिए, आपके लिए जो है एक और ऑप्शन है बिलेटेड रिटर्न का। जो बिलेटेड, जो आपकी ड्यू डेट है, जब वो डेट निकल जाती है और उसके बाद जो फाइल होता है, दैट इज कॉल्ड एज बिलेटेड रिटर्न। तो बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) हमारे को ये बताता है कि सर उसका टाइम क्या है, हम कब तक बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो माय डियर सर, इनकम टैक्स जो है सब कुछ समझता है कि हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो उस भी केस में आपको जो है कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, क्योंकि इस रिटर्न की इंपॉर्टेंस जो है तब समझ आती है जब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स जो है जो किसी काम के लिए देना होता है। लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंकिंग लोन, हाउसिंग लोन, देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ITRs। जब वो मांगते हैं तब आपके पास कुछ नहीं होता है, और उस केस में ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलो बात करते हैं, इसको रिटर्न फाइल करने की जो डेट होती है सर, इसको जो भी आपका असेसमेंट ईयर है उसके 3 महीने से पहले आप कभी भी इसको जो है बिलेटेड रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। ठीक है, बिलेटेड रिटर्न का मतलब क्या है कि जब भी आपकी डेट जैसे 31 जुलाई होती है इंडिविजुअल की, तो उस केस में आपको असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले आपको 3 महीने तक, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने से पहले आप जो उसको फाइल, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से अभी हम लोग जो है मार्च 2022 में है, अब जो है आपका 21 और 22 का असेसमेंट ईयर कौन सा बनने वाला है सर? अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक आपका असेसमेंट ईयर काउंट होगा। और उसका 3 महीने पहले कौन सा हुआ है? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने से पहले का टाइम, मतलब 31 दिसंबर तक जो है आप कभी भी अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या आता है, या फिर असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर का एंडिंग हो, तो एंडिंग तो हो नहीं सकता, लेकिन उस केस में हो सकता है जब आपका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को फिनिश हो रहा है, उस केस में आपका 3 महीने 30 सितंबर को खत्म हो जाते हैं, उस केस में आपको 3 महीने से पहले आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी है। द सेकंड केस कम्स इज रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न क्या होती है सर? आपने सेक्शन 131 जो होती है, जो ड्यू डेट होती है हमारी, एक्चुअल जो ड्यू डेट होती है, उस केस में जब आपने रिटर्न फाइल कर दिया है और आपको लगा है कि भाई इसमें कुछ मेरे से गलती हो गई है, तो उस केस में भी आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। और ये रिवाइज रिटर्न कब फाइल होगी सर? आप इस रिवाइज रिटर्न को जो है वही रूल्स एप्लीकेबल होगा कि असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले 3 महीने पहले, असेसमेंट ईयर जब आपका खत्म हो रहा है तो उसके 3 महीने पहले आप इसको रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसकी 3 महीने, सिमिलरली आपका 1 जनवरी 2023 से पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं इसी फाइनेंशियल ईयर का, और अगले असेसमेंट ईयर के लिए जो भी एप्लीकेबल अभी स्टार्ट होने वाला है, अभी 1 अप्रैल 2022 स्टार्ट होने वाला है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि 1 जनवरी 2023 से पहले हम लोग इसकी जो है बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते, बिलेटेड नहीं, इसका रिवाइज रिटर्न हम लोग फाइल कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट होगा आपका 31 दिसंबर 2022 तक आपका रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर।
और असेसमेंट ईयर मैंने आपको बता दिया, आपका जो 3 महीने जो भी दोनों में से पहले होगा वो आपका डेट फाइनल होगी। मतलब अगर आपका असेसमेंट असेसमेंट ईयर जो है ये 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, तो उस केस में आपका 30 सितंबर डेट होगी। लेकिन जनरली इंडिया में यही चलता है कि आपका फाइनेंशियली 31 मार्च को फिनिश होता है, तो उस केस में आपका 30 सितंबर तक जो है अपनी जो रिवाइज रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। तो सर क्या हम लोग रिवाइज रिटर्न को एक से ज़्यादा बार फाइल कर सकते हैं? यस माय डियर सर, यू कैन फाइल इट। एक किसी भी आपको रिवाइज रिटर्न को आपको एक से ज़्यादा बार जो है आप उसको रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उससे बात यह है कि आप वो टाइम से पहले होना चाहिए, जो टाइम दिया गया है उससे पहले होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग आते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। किस चीज़ को हम लोग डिफेक्टिव रिटर्न बोलेंगे? सर माय डियर सर, डिफेक्टिव रिटर्न क्या होती है? हम आपको बताते हैं कि असेसिंग ऑफिसर के पास जो है ये पावर होती है, उसके पास वो कभी भी आपको जो है ये नोटिस भेज सकता है, कॉल अपॉन कर सकता है कि सर आपका रिटर्न जो है आपको इसको जो है करेक्ट कीजिए। इसके लिए वो आपको सेक्शन 139 का 9 पार्ट हमारे को ये बोलता है कि आपको रिटर्न जो है डिफेक्टिव है, आप इसको करेक्ट कीजिए। इसके लिए वो आपको 15 दिन देता है और 15 डेज के अंदर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन स्टिल उसके पास ये पावर होती है कि वो कितना भी उसको एक्सटेंड कर दे, लेकिन आपको उसको जो है लिमिटेड टाइम के अंदर ही उसको आपको करेक्ट करके सबमिट करनी होती है रिटर्न, ठीक है। लेकिन अगर आप 15 डेज के अंदर या फिर जिस दिन से नोटिस इशू हुआ है उस दिन के 15 दिन के अंदर आपको जो है इसका रिप्लाई करना होता है और जो है करेक्ट करके भेजनी होती है। लेकिन स्टिल अगर आप उसको जो है 15 डेज के अंदर जो है वो आपके टाइम को एक्सटेंड कर सकता है और उसके जो है आपको रिटर्न जो है आपकी डिफेक्टिव रिटर्न को जो है कंसीडर कर लेगा। ओके, अब सर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम लोगों ने डिफेक्टिव रिटर्न का रिप्लाई नहीं किया है? तो माय डियर सर, डिफेक्टिव रिटर्न जो है एज यूजुअल वही मानी जाएगी जैसे आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी। उसका कोई मतलब नहीं है कि आपने रिटर्न फाइल करी है, ये तो वैसे ही माना जाता है कि वो जो है ये रिटर्न वैलिड नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज, अगर आपने उस चीज को रिप्लाई नहीं किया या उसको करेक्ट करके नहीं दिया। कभी कभी आप अगर आपने इस टाइम के बाद भी अगर जो है इसको करेक्ट करके भेजते हैं तो भी असेसिंग ऑफिसर जो है इसको कंडोन कर लेता है कि यार आपको माफ़ कर देता, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी। तो इस केस में भी आपको जो है रिटर्न फाइल करने की जो है एक्सेप्टेंस मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन से केस में जो है डिफेक्टिव रिटर्न मानी जाएगी? डिफेक्टिव रिटर्न कौन कौन से केसेस में मानी जाएगी? कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी रिपोर्ट जो है सबमिट होनी होती है। आपको पता है जब भी आप जो है एक ऑडिट रिपोर्ट जो है के अंदर आ जाते हैं, सेक्शन 44AB के अंदर आ जाते हैं, जिसमें कि आपको अपने अकाउंट्स जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है आपने साइन करवाने होते हैं और उसको गवर्नमेंट में उसमें जमा इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराना होता है और उसकी डेट जो आपको पता है 31 अक्टूबर होती है जनरली, ठीक है। उस केस में अगर आपने कोई अनेक्सर्स कोई स्टेटमेंट्स या फिर कॉलम जो है हेड ऑफ द कंपटीशन जो है वह नहीं दिया तो उस केस में जो है इसको डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। और अगर कोई रिटर्न के साथ में अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाए हैं तो भी उसको डिफेक्टिव रिटर्न बोला जाएगा। उसमें से स्टेटमेंट ऑफ कंपटीशन हो सकता है जिसमें कि भाई ऐसे ये हेड्स की इनकम है, ये सब कैलकुलेशन, एक सबसे ऊपर जो सबसे पेज लगता है उसको कहते हैं हम लोग कंप्यूटेशंस, ठीक है। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट अगर नहीं लगाई है आपने सीए की तो उस केस में भी डिफेक्टिव रिटर्न मानी जाएगी। और अगर आपने टीडीएस का, एडवांस टैक्स का या सेल्फ असेसमेंट का, ये टैक्स जो भी टैक्स आप क्लेम कर रहे हो उसके लिए सारी की सारी डिटेल जो है आपके पास जो है अवेलेबल होनी चाहिए। और प्रूफ ऑफ आपका होता है कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम्स होती है जो टैक्स पेयर के लिए है, उनको कंपल्सरी जो है ये डिपॉजिट करवाना ही करवाना है। आप इसमें एक्ट में देख लीजिएगा, कंपल्सरी टैक्स स्कीम फॉर द टैक्स पेयर 1974 है, आई थिंक सो। तो उस केस में आपको ये करवाना पड़ता है, ठीक है।
ऐसे जिनके अकाउंट्स जो है ऑडिट करवाने हो, ऐसी कोई कंपनी जिनको अपने अकाउंट्स जो है एक सीए से ऑडिटेड करवाने होते हैं, वो भी आपको उस केस में भी आपको अकाउंट्स जो है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट हो, या फिर बैलेंस शीट हो, सारी की सारी चीज़ें जो है आपको उस अपनी रिटर्न के साथ में देनी होती हैं। अगर आपके अकाउंट जो है ऑडिटेड होने होते हैं, उसमें पर्सनल अकाउंट की डिटेल भी दी जाती है। और ऐसी कोई कंपनी जिसको अपने कॉस्ट अकाउंटेंट से सेक्शन 148 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से अपने कॉस्ट ऑडिटर से जो है अपनी रिपोर्ट देनी होती है, वो रिपोर्ट आपको साथ में लगानी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसको आजकल ICMA बोलते हैं, पहले इसको ICW बोलते थे, ठीक है। उस केस में जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है प्रॉपर मेंटेन नहीं करने होते हैं, कुछ ऐसी प्रोविजंस है हमारे इनकम टैक्स के, जब आपको इनकम टैक्स की बुक्स जो है मैंडेटरी हो जाती है रेडी करना, तो उस केस में आपको क्या क्या चाहिए होगा सर? आपको उस केस में चाहिए होगा ग्रॉस रिसीप्ट, जो भी आपने टोटल कलेक्शन करी है, टोटल एक्सपेंसेस, और नेट प्रॉफिट एंड बिजनेस प्रोफेशन के एक्सपेंस। ये सारी की सारी चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए जब आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, बेसिस ऑफ सच बुक्स ऑफ अकाउंट, अच्छा बेसिस आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने जो कंपटीशन करा है इन सब का, वो कैसे करा है, उसका बेसिस आपको देना पड़ेगा कि ग्रॉस रिसीप्ट है, एक्सपेंसेस इस हिसाब से है हमारे, ठीक है। अब सबसे मेजर पॉइंट सर आपके पास आता है कि आपको रिटर्न फाइल कब करनी है और किस किस को करनी है। क्या आपको पता है, आप ऐसे भी केस होता है जब आपको आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से नीचे है, स्टिल यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स। सर ऐसे कैसे हो गया? हाँ सर बिल्कुल है ऐसा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कोई भी कंपनी या फर्म, उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी ही है सेक्शन 139(1) के अंडर, और वो भी टाइम के अंदर फाइल करनी ही है, ठीक है। उसके बाद ऐसे कोई पर्सन जिनका कोई भी एसेट्स आउटसाइड इंडिया में हो, कोई भी आपको साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया में हो, या कोई भी आप जिस भी चीज़ के आप बेनिफिशियल ओनर हो, मींस कि आपकी जहाँ पे कुछ किसी भी फंडिंग हो सकती है किसी में भी, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी, ओके। अच्छा, इंडिविजुअल और HUF के केस में क्या हो सकता है सर? इंडिविजुअल सर HUF के केस में ये हो सकता है कि जब आपकी जो लिमिट है 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है, तो हमें रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और उसमें आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आते हैं, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी आते हैं, HUF भी आ गया, इंडिविजुअल हो गए। तो इस केस में उसकी लिमिट है 2.5 लाख। अगर 60 से नीचे है, 60 से अबव चला गया 3 लाख आपकी एग्जम्पशन लिमिट है, 80 से अबव चला गया तो उस केस में आपको 5 लाख की तक भी एग्जम्पशन मिलती है, ठीक है। अच्छा सर, ऐसे कौन से केस हो सकते हैं जब आपकी रिटर्न जो है बिल्कुल कम है, 2.5 लाख से भी कम है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी? यस माय डी से देयर आर द केसेस व्हिच हैज बीन डिजाइन्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि गवर्नमेंट ने हमें ये किया कि कुछ भी ऐसा अगर आप करते हो तो भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो सर वो कौन से केसेस हैं? तो पहला केस है सर, अगर आपने किसी भी करंट अकाउंट में या सारे करंट अकाउंट में मिला के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपने कैश जमा कराया है, बहुत जरूरी है और 100% मैंडेटरी है। सेकंड केस ये आता है कि कोई भी अगर आपने फॉरेन ट्रिप आपने किया है, ट्रैवल किया है, जिसका एक्सपेंस 2 लाख के अबव हो, चाहे वो अपने लिए क्या हो या फिर किसी दूसरे पर्सन के लिए क्या, उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। द थर्ड केस इज, जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके नाम के हैं, अगर आपने एक साल में 1 लाख से ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, राइट। अच्छा सर, आप ये तो केस हो गया। उसके बाद सर हमारे पास फाइनली चीज आती है हमारे पास की रिटर्न ऑफ लॉस। क्या बात है सर, बिजनेस में अगर लॉसेस, प्रॉफिट होते हैं तो लॉसेस भी होते हैं। सेक्शन 139(3) हमारे को ये बोलता है कि लॉसेस ऑफ बिजनेस को हम लोग कब फाइल रिटर्न करेंगे, रिटर्न की फाइलिंग डेट क्या होगी। तो सर मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने अपने बिजनेस के लॉसेस को आगे लेके जाना है अगले साल के लिए, कि गवर्नमेंट से हमने क्लेम करना है कि भाई
इस बार सर हमारा बिजनेस चला नहीं है तो और अभी हम लोग जो है इसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सर इसमें गवर्नमेंट ये कहती है सर अगर आपने क्लेम करना है तो आपको रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग ही फाइल करना पड़ेगा विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। अब क्वेश्चन क्या था, स्पेसिफाइड लिमिट मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी लॉसेस होता है तो आपको रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट ही करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो आप उस जो लॉस है उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस है तो उस केस में आपको रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट करनी पड़ेगी। और कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने कोई लॉसेस अपने फॉरवर्ड करने तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले आता है कोई भी सेक्शन 80 रिक्वायर्स मैंडेटरी फाइलिंग। अच्छा सेक्शन 80 तो मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टाइम के अंदर फाइल करना है। उसके बाद है बिजनेस लॉस, कोई भी आपका बिजनेस लॉस होता है सर आपको इसको विद इन टाइम लिमिट में जो है ड्यू डेट पे आप इसको फाइल करना, तभी आप उसका बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, ठीक है। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, कोई भी आपको सेल परचेज से अगर कोई लॉस हो रहा है तो उस केस में अगर वो क्लेम करना है आपने तो आपको टाइम से फाइल करना पड़ेगा। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड, कोई भी ऐसा बिजनेस जो उसमें स्पेसिफिक किया गया है तो उस केस में सेक्शन 73A के रिलेटेड जो है उस केस में भी अगर आपको क्लेम करना है मतलब आपको, तो आप उस केस में टाइम से फाइल करना होगा। लॉस अंडर कैपिटल गेन्स में अंदर लॉन्ग टर्म का कोई भी कैपिटल गेन अगर लॉस आ रहा है सर आपको तो उस केस में भी आपको टाइम से फाइल करना पड़ेगा। और ओनिंग, कोई भी आप हॉर्स मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको लॉस अगर आता है तो उस केस में भी आपको टाइम से फाइल करना पड़ेगा अगर आपने उसका लॉसेस क्लेम करना है तो, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि अगर आपने फाइल करना है तो उसके बाद हाउएवर अच्छा उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हॉर्स प्रॉपर्टी के और अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन का अगर क्लेम करना है आपने तो उस केस में आपका चल सकता है कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद भी करा है तो आप मतलब इनकम फ्रॉम हॉर्स प्रॉपर्टी से अगर क्लेम करना चाह रहे हैं सेक्शन 171B में तो भी आप जो है आगे इसको कर सकते हैं, मतलब ड्यू डेट के बाद भी और इसको फाइल करेंगे तो भी आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नॉन रिसीप्ट ऑफ सो सर आपको ये सारी एक चीज़ सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर इस केस में कोई भी आप रिटर्न जो है फाइल करते हैं लॉसेस की सेक्शन 139(3) में तो उस केस में आपको कोई भी एक्सक्यूज जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए क्योंकि आपको बता देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आपको कोई इसका प्रॉफिट जो है कोई भी बेनिफिट आपको दे दिया जाए तो वो आपके जो कैरी फॉरवर्ड है लॉसेस को वो आगे नहीं ले जाने देगी और आप बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर, जब आपकी इनकम होगी अगले साल में तो उसमें सेट ऑफ नहीं करने देंगे। तो क्योंकि इसके सीधे नोटिस आ जाते हैं तो फिर आप उस जो है रिप्लाई करते रहो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना तो कुछ समझ आया होगा। अगर आपको 20% भी इसमें से कुछ समझ आया होगा तो आई होप कि इसमें आपने एंजॉय किया है और मेरा जो पर्पज़ है वीडियो बनाने का वो सक्सेस हो जाता है। तो लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और इसकी जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको आती रहेगी ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है इस चैनल से जो भी गवर्नमेंट से वो है आपको अपडेट होती रहेगी। सो टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।